हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल वर्ल्ड। इसके पिछले वीडियो हमने कवर किया था लिमिटेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन, लिमिटेशन एक्ट 1963। अब हम देखेंगे इसके आगे के प्रोविजंस। जैसे कि प्रीवियस वीडियो हमने देख लिया था कि लिमिटेशन एक्ट होता क्या है। लिमिटेशन एक्ट एक लिमिट तय कर देता है किसी भी रेमेडी या किसी भी केस को फाइल करने के ऊपर के, मतलब कोई भी केस, कोई भी रेमेडी या कोई भी राइट अगर आपको किसी राइट के लिए अप्लाई करना है, तो किसी सिविल राइट के लिए अप्लाई करना है, तो आप कितने टाइम के अंदर कोर्ट जाकर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी डिमांड करवा सकते हैं। पीछे शेड्यूल्स में सारे सिविल सूट्स के बारे में दिया हुआ है कि किस सिविल सूट के लिए कितना टाइम लिमिट दिया है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963। ये 36th एक्ट है 1963 का, जो कि 5 अक्टूबर 1963 को एप्लीकेबल कमेंस हुआ था और ये 1 जनवरी 1964 को फोर्स में लाया गया था। आज हम देखेंगे लिमिटेशन एक्ट के सेक्शंस। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 1, जो कि प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट 1963 इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट जो है, इसका नाम लिमिटेशन एक्ट है, जो 1963 का है। ये सारे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। इसमें ऐसा नहीं दिया कि ये जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब ये पूरे इंडिया पे ही एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ लिखा होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो मतलब वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा। It shall come in force on such date as the central government may by publication and official gazette appoint। जब कोई भी बिल जो है वो लॉ बनने के लिए आता है तो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू पास होता है, तभी वो लॉ बनता है। इसमें भी यही है, ये ऑफिशियल गैजेट के थ्रू पास हुआ है और इसलिए एक लॉ बन गया। सेक्शन सेकंड कहता है डेफिनेशन। इसमें सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, ये याद करने की चीज़ है। हम आते हैं इसके बाद सेक्शन 3 पे, जो कि पार्ट 2 है, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 3 कहता है बार्स ऑफ लिमिटेशन। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 टू सेक्शन 24 इंक्लूसिव, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed। पहले इतने पार्ट को समझते हैं। पीछे दिया हुआ है डेफिनेशंस में प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है। प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब होता है एक टाइम पीरियड जो कि कोर्ट डिसाइड करता है, जो ये एक्ट डिसाइड करता है कि किसी भी सूट को फाइल करने के लिए, कोई भी अपील करने के लिए या कोई भी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कितना प्रिस्क्राइब टाइम है। 3 साल सूट फाइल करने के लिए, 3 साल सूट फाइल करने के लिए, 3 महीने एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, या फिर 90 दिन फर्दर सुपीरियर कोर्ट में अपील करने के लिए। अगर कोई इस प्रिस्क्राइब टाइम के बाहर जाके, या जो भी प्रिस्क्राइब टाइम इस एक्ट में दिया है उसके बाद या तो अब सूट फाइल करता है या किसी सूट के खिलाफ अपील करता है या कोई एप्लीकेशन फाइल करता है, तो कोर्ट जो है वो उस एप्लीकेशन को रद्द कर देगी, उसे डिसमिस कर देगी। आगे का पढ़ते हैं। Although limitation has not been set up as a defense। ये कहता है कि मान लीजिए किसी ने प्रिस्क्राइब टाइम के बाहर जाके कोई अपील करी या कोई सूट फाइल किया या एप्लीकेशन फाइल करी है, तो कोर्ट जो होगी वो डिफेंस के उसके खिलाफ प्ली ले या ना ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो सूट अपील या एप्लीकेशन करी है वो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के बाहर है। अब चाहे डिफेंस उसके खिलाफ कोई प्ली ले या ना ले, कोर्ट उस सूट को डिसमिस कर देगी या उस अपील को या एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगी जो टाइम लिमिट के बाद फाइल किया गया। अब हम देखते हैं इसका सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड। अब ये वो पॉइंट्स बताए गए हैं कि कब सूट्स इंस्टीट्यूट होते हैं और कैसे इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। सबसे पहला है अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। इसमें कह रहा है प्लेंट इज़ प्रेजेंटेड, मतलब प्लेंट अभी केवल प्रेजेंट हुआ है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जब भी कोई एक नॉर्मल, एक प्रॉपर केस में, एक ऑर्डिनरी केस में जब प्लेंट को प्रेजेंट कर दिया जाता है एक प्रॉपर ऑफिसर के सामने, मतलब कोर्ट के सामने, जज के सामने, तब उस केस को विद इन द लिमिटेशन, विद इन द टाइम पीरियड के अंदर जब पेश कर दिया जाता है, तब उस केस को इंस्टीट्यूटेड माना जाता है। दूसरा कहता है इन अ केस ऑफ पॉपर। अब पॉपर का मतलब क्या होता है? पॉपर का मतलब होता है इंटेंजेंट पर्सन, मतलब गरीब व्यक्ति जो कि कोई भी कोर्ट फीस या कोई भी तरह की फ़ीस अफोर्ड ना कर सके, उसे पॉपर कहते हैं, यानी इंटेंजेंट पर्सन कहते हैं। इन अ केस ऑफ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर
लीव और स्यू एज अ पॉपर इज़ मेड। अब भाई कोई गरीब व्यक्ति, को इंटेलिजेंट व्यक्ति गया वहाँ जाकर उसने बोला कि सर मैं तो ऐसा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं ये सब अफोर्ड कर सकूँ, इस वजह से भर नहीं पा रहा हूँ। तो जिस तारीख को वो इसकी एप्लीकेशन लगाएगा उसी तारीख से उसका जो सूट है या अपील है, एप्लीकेशन है, वो इंस्टीट्यूटेड मानी जाएगी। हम यहाँ सूट की बात कर रहे हैं तो सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। तीसरा है इन अ केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट कंपनी, हम इसको अंडरलाइन कर लेगा, क्लेम अगेंस्ट कंपनी विच इज़ बीइंग बाउंड अप बाय कोर्ट। हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था कि कब कोर्ट जो होती है वो किसी कंपनी को बाउंड अप करती है, मतलब बंद करवाती है। व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जब किसी भी कंपनी को बाउंड अप किया जाता है तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं जो कि उसके सारे जो अकाउंट्स होते हैं उसे क्लोज करता है, शट करता है। तो जब भी उस कंपनी के अगेंस्ट जो भी पहला क्लेम लगेगा, जो भी क्लेम लगाया जाएगा, तभी से उस सूट को इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, उस क्लेम के सूट को इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। और ये क्लेम कौन करेगा? क्लेमनेंट करेगा। और वो क्लेम किसके थ्रू करेगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर, मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर को करेगा, तब से उस सूट को इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी, एनी क्लेम बाय द वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होता है? ये CPC में दिया हुआ है, ये दिया है ऑर्डर 8 रूल 6 में, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। ये कहता है एनी क्लेम बाय द वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट और शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। मतलब कोई भी अगर सूट फाइल किया जाएगा काउंटर क्लेम या सेट ऑफ के थ्रू, तो उसे एक सेपरेट सूट माना जाएगा और वो उसी दिन, जिस दिन वो प्लीट किया गया, जिस दिन बनाया गया, उसी दिन से उसे इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। इसका मतलब इसका पॉइंट 1 देखें तो इसमें दिया है इन द केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज अ सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीट। ये कहता है, ये सेट ऑफ के बारे में जो कहता है कि जिस दिन सेट ऑफ प्लीट किया जाएगा, कोई सूट फाइल कर दिया गया, उसके बाद कोई सेट ऑफ प्लीट किया गया, तो जिस दिन सेट ऑफ प्लीट किया जाएगा उसी दिन से उसे इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। दूसरा है इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम। ये काउंटर क्लेम की बात करता है कि जिस दिन, ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट। ये भी वही कहता है जैसे ऊपर दिया, सेट ऑफ जिस दिन प्लीट किया जाएगा उस दिन उसे इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। सेम वैसे ही जिस दिन काउंटर क्लेम मेड बनाया जाएगा किसी सूट के अगेंस्ट, उसी दिन उसे इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। हम ये भी देख लेते हैं कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने दूसरे पे सूट फाइल किया है कि मैंने इसे 5 लाख रुपए दिए थे, उसने वो नहीं लौटाया, तो सामने वाला उसके ऊपर, मान लीजिए अगर सामने वाले ने भी उसे पैसे दिए थे, इसने 5 दिए थे, उसने इसे 3 दिए थे, 3 लाख, तो ये उसके ऊपर सेट ऑफ करेगा कि भाई मैंने भी तुझे 3 लाख दिए थे, तो वो जो 3 लाख है वो सेट ऑफ में आ जाएंगे, अलग सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा सेट ऑफ का, और जो बच्चे वो 2 लाख हैं वो प्रीवियस सूट में ही चलेंगे। ये होता है सेट ऑफ। अब काउंटर क्लेम क्या होता है? मान लीजिए मैंने किसी पे सूट फाइल किया 5 लाख रुपये, मैंने उसे 5 लाख दिए थे, उसने वापस नहीं लौटाया, मैंने 5 लाख का सूट फाइल किया, वो सामने से मुझ पे काउंटर क्लेम करता है कि उसने मुझे 10 लाख दिए थे और मैंने वो वापस नहीं किया, तो वो 5 लाख जो एक्स्ट्रा है वो काउंटर क्लेम कर आ जाएंगे। ये पूरा उसने मेरे ऊपर सामने से काउंटर क्लेम कर दिया एक्स्ट्रा अमाउंट का, जो उसने मुझे दिए थे और मैंने वापस नहीं किया। देखते हैं इसका पार्ट सी, एन एप्लीकेशन बाय द नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मान लीजिए कोई नोटिस ऑफ मोशन बनाया गया है हाई कोर्ट में, वो तभी एप्लीकेबल है, तभी इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा वो एप्लीकेशन नोटिस ऑफ मोशन की, जब वो एक प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किया गया हो। अगर वो प्रॉपर ऑफिसर के सामने विद इन द डेट प्रेजेंट किया गया है तो उसे इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। सीधी बात है। सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सूट, कोई भी अपील बनाए, कोई भी अपील किसी ने की हो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के बाहर, तो उसे कोर्ट डिसमिस कर देगी, चाहे डिफेंस उसके खिलाफ प्लीड लेता है ना नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस सूट को, उस एप्लीकेशन को या उस अपील को डिसमिस कर दिया जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं सेक्शन 4 जो कहता है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, वेयर द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, ये तीनों पे अप्लाई करता है, सूट, अपील और एप्लीकेशन, expires on the day when the court is closed. The suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court responds. मान लीजिए जब किसी ने कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करी है और जब उसका प्रिस्क्राइब डेट फाइल करना चाहता है और जब उसका प्रिस्क्राइब डेट ख़त्म हो रहा है, उसी दिन कोर्ट क्लोज है। मतलब जो लास्ट प्रिस्क्राइब डेट है, मान लीजिए 3 साल था सूट के लिए, और जब वो गया तब जो लास्ट डेट था उस दिन कोर्ट बंद है। तो ऐसे में क्या हो, अब कोर्ट किसी भी कारण से बंद हो सकती है। मान लीजिए संडे है,
या कोई और कारण है, अब अगर उस दिन कोर्ट बंद है तो क्या होगा? तो ये सेक्शन कहता है कि उसके अगले दिन या उसके बाद जब कोर्ट खुलेगी तो उस दिन जाके वो सूट फाइल कर सकता है या एप्लीकेशन या अपील फाइल कर सकता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कोर्ट अगर उस दिन बंद है, आप बाद में जाइए, जिस दिन खुल रही है उस दिन जाके आप जो अपना सूट अपील या एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ कोर्ट शैल बी डीम टू बी क्लोज ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द नॉर्मल वर्किंग आवर्स इट रिमेन्स क्लोज ऑन दैट डे। एक्सप्लेनेशन कहता है कोर्ट शैल बी डीम टू बी क्लोज, मतलब मान लीजिए जिस दिन मैं सूट एप्लीकेशन या अपील फाइल करने गया था उस दिन कोर्ट बंद थी। अब जब मैं बाद में जाऊँगा अपने एप्लीकेशन या सूट या अपील लेके, तब कोर्ट ये बात मान लेगी कि हाँ उस दिन जब वर्किंग आवर के वक्त कोर्ट बंद थी, इस वजह से आप नहीं आ पाए और अब आ रहे हैं, तो अब आपका जो सूट है वो बिल्कुल वैलिड है और उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ कहता है अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज, मतलब मान लिया जाएगा कि उस दिन वो बंद थी। कब? नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे। किस दिन? जिस दिन आप सूट फाइल करने आए, जिस दिन आपके प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड का लास्ट डेट था। क्योंकि उस दिन कोर्ट बंद था इसलिए आप बाद में आए, कोर्ट ये बात समझ लेगी और उसे ही बात पता है कि हाँ उस दिन हम वर्किंग आवर्स में क्लोज थे किसी कारण से, तो उनका सूट अगली डेट पे इंस्टीट्यूट कर लिया जाएगा। ये था सेक्शन 3 और सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट 1963 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।